जैसे जैसे इंसान के शरीर में बदलाव होते हैं, ठीक वैसे वैसे दिमाग में भी कई सारे चेंजेज आते हैं और उसमें भी बदलाव होते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर 30 से 40 की उम्र में होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वर्कफोर्स होता है, उसका दिमाग उस उम्र में 30 से 40 की उम्र में बहुत ज़्यादा सिकुड़ने लगता है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो एक्टिविटी बढ़ेगी तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से दिमाग पर असर पड़ता है। आप सोचेंगे कपड़े सिकुड़ना तो सुना था, लेकिन क्या सच में दिमाग भी सिकुड़ जाता है? जी हाँ, 30 से 40 के बाद दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और जैसे ही कोई इंसान 60 की उम्र में पहुंचता है तब दिमाग तेज़ी से सिकुड़ने लगता है। दरअसल ब्रेन कभी भी एकदम से सिकुड़ जाता है, बल्कि यह कुछ जगह पर स्लो तो कुछ जगह पर तेज़ी से सिकुड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति का एज ढलने लगता है तो दिमाग सिकुड़ने की प्रक्रिया तेज़ हो जाती है। आज हम इन सब के अलावा इस पर भी चर्चा करेंगे कि किन कारणों से दिमाग सिकुड़ने लगता है। दिमाग सिकुड़ना किसे कहते हैं? आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल और ख़राब खान-पान, साथ साथ घर परिवार और ऑफिस का स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि हर इंसान किसी न किसी मानसिक तनाव और स्ट्रेस से गुजर रहा होता है। किसी को कम है तो किसी को ज़्यादा है, लेकिन हर इंसान मानसिक तनाव से गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसे शारीरिक नुकसान हो रहा है। ब्रेन सिकुड़ने से हमारा अर्थ है कि हमारा दिमाग सुस्त पड़ना, दिमाग से ठीक ठाक जो रिस्पॉन्स आते वो ना होना, ठीक से काम नहीं करना, साथ ही दिमाग का वह हिस्सा जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद रख नहीं कर पा रहा है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे हम हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जानते हैं। हिप्पोकैम्पस कहते हैं, यानी हिप्पोकैम्पस का सिकुड़ना, यह समस्या ज़्यादा यंग एज में पाई जा रही है। क्रॉनिक बैक पेन क्या है? साल 2004 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर की एक स्टडी में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन लोगों को अक्सर बैक पेन मतलब पीठ में पेन होता है, दर्द होता है की समस्या रहती है, उन्हें दिमाग सिकुड़ने की समस्या 11% बढ़ जाती है। बैक पेन और दिमाग के बीच जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर काम करता है, वो मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। यही किसी भी व्यक्ति को याद रखने की शक्ति और सुनने को मजबूत रखती है। कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, तो शराब पीने से भी कुछ समस्याएं होती हैं। जैसे जिन लोगों को ज़्यादा शराब पीने की लत है, उनका भी दिमाग सिकुड़ने लगता है। रिसर्चर के मुताबिक ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से दिमाग पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। एक और है इंटरनेट की लत। इंटरनेट की लत भी सऊदी अरब के चर्चित इस्लामिक नेता समान नागरिक संहिता पर बहस के बीच भारत क्यों आ रहे हैं? क्या आप जानते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं कि वे सऊदी अरब में पूर्व कानून मंत्री और उदारवादी नेता, इस्लाम की अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ के रूप में माने जाने वाले काफ़ी फेमस नेता रहे हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा अगले सप्ताह आ रहे हैं इंडिया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से अब्दुल करीम अल ईशा को भारत के दौरे की खबर देते हुए लिखा है कि पूर्व सऊदी मंत्री, भारत में एक्सटर्नल अफेयर मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात करेंगे। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। अल ईशा मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव भी हैं। सऊदी अरब के दबदबे वाले ये प्रभावशाली संगठन OIC दुनिया के भर के मुस्लिम का प्रतिनिधित्व भी करता है। अखबार ने लिखा है कि अल ईशा का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब PM मोदी ने देश में UCC लाने का जोर देने पर बात कही है। अल ईशा ने सऊदी अरब में अपने नेतृत्व में कई सुधारों को लागू करवाया था। इनमें पारिवारिक मामले, मानवीय मामलों और महिलाओं के अधिकार से जुड़े कानून शामिल हैं। उन्होंने दुनिया भर में अलग अलग समुदायों
संप्रदायों और देशों के बीच संबंधों को मजबूत स्ट्रॉन्ग करने वाले कई अभियानों का भी नेतृत्व किया है, लीड किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है, क्या आप जानते हैं? किससे मिलेंगे? अब्दुल करीम, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। अखबार ने लिखा है कि अल ईशा 10 जुलाई को अजीत डोभाल से मिलेंगे और दिल्ली के खुसरो फाउंडेशन के निमंत्रण पर राजधानी में धर्म गुरुओं, अलग अलग समुदाय के नेताओं और विद्वानों को संबोधित भी करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक फाउंडेशन के संयोजक हफीजुर रहमान ने बताया कि अल ईशा दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक बड़े व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के तौर पे जाने जाते हैं। उनका सारी दुनिया के मुसलमानों पर काफ़ी प्रभाव है। उनका नज़रिया उदारवादी है और वो सुधार समर्थक हैं। अंतर धार्मिक मुद्दों और युवाओं को दी जाने वाली सलाह और महिलाओं से जुड़े उनके विचारों को काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। अपने संबोधन में ईशा उदारवादी, इस्लाम, अलग अलग सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने, आंतर धार्मिक संवाद, अहिंसा और धार्मिक बहुलता पर बोल सकते हैं। फाउंडेशन के चेयरमैन सिराजुद्दीन कुरैशी ने अखबार में कहा कि अल ईशा जिस कार्यक्रम में बोलेंगे उनमें से अरब देशों के राजनयिकों, धार्मिक नेताओं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और दूसरे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर और विद्वानों को बुलाया गया है। अर्दोगान का इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करने का सपना पूरा हो पाएगा? क्या आप जानते हैं कि वो भी OIC का मेंबर है, लेकिन वो उसे लीड करना चाहता है। क्यों लोकप्रिय हैं अब्दुल करीम अल ईशा? सूत्रों के मुताबिक अल ईशा शुक्रवार की नमाज के लिए जामा मस्जिद जा सकते हैं। इसके साथ ही उनके अक्षरधाम मंदिर जाने की भी पॉसिबिलिटी है, वो आगरा भी जाएंगे। जनवरी 2020 में अल ईशा नाजियों के यातना कैंपों की मुक्ति के 75 साल पूरा होने पर एक शिष्टमंडल का नेतृत्व करते हुए पोलैंड भी गए थे। मार्च में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के लंदन में आयोजित पहले यूरोपियन कॉन्फ्रेंस में यहूदी समुदाय को भी बुलाया गया था। उस समय उन्होंने इस्लाम को एक ऐसा धर्म बताया था जो हर किसी से प्रेम करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जिसे वो काफिर बोलते हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग का कहना है कि वह सच्चे इस्लाम और इसके सहिष्णु सिद्धांतों को प्रतिनिधित्व करता है। पिछले साल जब मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर हमला किया गया तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा अपराध है जिसे इस्लाम मंजूर नहीं कर सकता। सऊदी अरब और ईरान के समझौते से परेशान इजराइल क्या कर रहा है, क्या आपको मालूम है? आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में GOM देश में समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री समूह GOM का गठन किया था और इसकी अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को सौंप दी गई है। अमर उजाला ने इसकी खबर देते हुए कहा है कि इस बीच UCC पर उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित जस्टिस रंजना देसाई कमेटी का मसौदा तैयार हो चुका है। संकेत ये है कि सबसे पहले उत्तराखंड सरकार UCC लागू करेगी, इसके बाद गुजरात व मध्य प्रदेश में इसे लागू किए जाने की पॉसिबिलिटी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कांग्रेस क्यों अपना रही है? इंतजार करो और देखो क्या कारण हो सकता है UCC सिविल कोड के लिए उसकी रणनीति। केंद्रीय महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी व कानून राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल इसके सदस्य। आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरब के चर्चित इस्लामिक नेता समान नागरिक संहिता UCC पर बहस के बीच भारत क्यों आ रहे हैं। सऊदी अरब के पूर्व कानून मंत्री और उदारवादी इस्लाम की अंतर्राष्ट्रीय आवाज़ माने जाने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईशा अगले सप्ताह भारत आ रहे हैं। अंग्रेज अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्र के हवाले से अब्दुल करीम अल ईशा के भारत दौरे की खबर देते हुए लिखा कि पूर्व सऊदी मंत्री, भारत में विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सलाहकार NSA अजीत डोभाल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सुश्री
श्रीमती स्मृति ईरानी। भारत और चीन के बीच अखाड़ा बन चुका है अफ्रीका, और रीज़न क्या है, क्या कारण है, मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूँ। ड्रैगन की खजाने पर नज़र है, और ये नज़र कहाँ के खजाने पर है, अफ्रीका के खजाने पर। अब इसका पलटवार करते हुए इसका तोड़ केवल डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने कमर कस ली है, और डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया जा चुके हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बार 4 दिनों की तंजानिया के दौरे पर चले गए हैं। बुधवार से उनका दौरा जंजीबार से शुरू हुआ है, और तंजानिया अफ्रीका का वह देश है जहां पर पिछले कुछ समय से चीन अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जंजीबार से खबर आई है, और आपको बताएं कि तंजानिया एक ऐसा छोटा सा टापू देश है जहां पर पूर्वी अफ्रीका से जंजीबार की दूरी करीब 35 किलोमीटर है। हिंद महासागर पर स्थित इस द्वीप की रणनीतिक अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बताएं कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय इस द्वीप के दौरे पर हैं। जंजीबार वह जगह है जिस पर चीन की भी नज़रें हैं। न केवल जंजीबार बल्कि पूरा अफ्रीका ही इस समय चीन की लालच भरी निगाहों में शामिल हो गया है। और आपको बताएं इसकी वजह है यहाँ पर मौजूद वह खजाना जो न केवल चीन को बल्कि पूरी दुनिया को माला माल कर सकता है। जयशंकर का तंजानिया दौरा भारत की तरफ से उठाया गया वह रणनीतिक कदम है जो यहाँ पर बढ़ते चीनी प्रभुत्व को कम कर सकता है। अफ्रीका में सोना से लेकर हीरा तक अफ्रीका दुनिया की वह जगह है जहाँ पर दुनिया का 40% सोना और 90% क्रोमियम प्लैटिनम मौजूद है। प्लैटिनम को आप जानते ही हैं वाइट गोल्ड भी कहते हैं। प्लैटिनम काफ़ी महंगा होता है। इसके अलावा दुनिया में कोबाल्ट, हीरे और यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में है। सोने और हीरे की खदानों के लिए अफ्रीका पूरी दुनिया में मशहूर है। चीन अब दुनिया में मिनरल्स की तलाश में लग गया है। चीन में कॉपर, जिंक, निकेल और कई और मिनरल्स की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए चीनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए चीनी कंपनियां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खनिजों, मिनरल्स की सप्लाई के लिए अफ्रीका की ओर देख रहे हैं। अफ्रीका पर पूरी तरीके से चाइना खनिजों के मामले में निर्भर हो चुका है। चीन अपने कोबाल्ट इंपोर्ट के लिए सब सहारा अफ्रीका पर निर्भर है। मैग्नीज के लिए दक्षिण अफ्रीका और घाना पर उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। सब सहारा वह क्षेत्र है जो लकड़ी और क्रोमियम की बड़ी सप्लाई करता है। इस सप्लाई में यह दोनों ही चीज़ें चीनियों के लिए ग्लोबल आयात इंपोर्ट का करीब 7वां हिस्सा है। हालांकि लौह अयस्क, आयरन ओर्स और तांबे की आयात में अफ्रीका अभी छोटा क्षेत्र है, लेकिन चीन के लिए इतना ही काफ़ी है। चीन ने जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक सहित मध्य दक्षिणी अफ्रीका के खनन क्षेत्र में रुचि दिखाई है। यह क्षेत्र तांबा, लोहा, सोना, मैग्नीज और अन्य आधार धातुओं से समृद्ध है। प्रॉस्परस काफ़ी सारा मात्रा में पाया जाता है इस टाइप के अयस्क। तंजानिया में भारत IIT कॉलेज खोलने वाला है। तंजानिया में IIT अफ्रीका के देश में इस समय चीनी कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था, भारत मानता है कि भारत के साथ एक विकासशील साझेदारी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर आधारित हों। उन्होंने भारत को अफ्रीका का लंबा साझेदार करार दिया था। भारत ने अब तक अफ्रीकी देशों को 12.4 अरब डॉलर की रियायती ऋण भी दे रखा है। जंजीबार में भारत की तरफ से एक और
वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है। इसके अलावा जंजीबार में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का पहला ग्लोबल कैंपस भी खुलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।